हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप्सॉट। प्रीवियस लेक्चर में हम बातें कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कमिटीज़ थी उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, ये जो कमिटीज़ होती हैं, ये जितनी भी आपकी समितियां होती हैं संविधान की, ये क्या काम करती हैं। जैसे मैंने बताया था, यूनियन पावर कमेटी, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो यूनियन की जो पावर्स होती हैं, उनके क्या रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स हैं, उसके बारे में डिस्कस होता है। तो ऐसे ही मैंने बताया था आपको, एक होता है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है हमारा, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। इसको प्रारूप समिति बोलते हैं, प्रारूप समिति। ओके, तो ये जो आपका प्रारूप समिति है, यानी संविधान का क्या प्रारूप होना चाहिए, संविधान में कितने पार्ट्स होने चाहिए, कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, किस पार्ट्स को यानी किस भाग को हमने कहाँ रखना है, किस चैप्टर को हमने कहाँ रखना है, ठीक है। जैसे चैप्टर हम बताएं, चैप्टर दूसरा है सिटीजनशिप है, नागरिकता है, थर्ड मूल अधिकार है, फोर्थ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फोर्थ है सॉरी, और ऐसे ही आपका जो है फोर्थ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज है। तो ऐसे ही आपके चैप्टर्स जो हैं, पूरा जो है ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर करना था। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके चेयरमैन, तो चेयरमैन थे आपके इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ओके। तो ये क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसा नहीं था कि केवल यही इस कमेटी को हैंडल कर रहे थे, तो इनको सजेस्ट करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए इसमें जो है ना टोटल 6 मेंबर और थे जो असिस्ट करते थे इनको। तो अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें, तो मेंबर्स में फर्स्ट में आते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। तो ये जो एन गोपाला स्वामी अयंगर हैं आपके, ये कानून के अच्छे जानकार थे। इसमें जितने भी सदस्य थे सभी कानून के अच्छे जानकार थे, जिनको कानून की अच्छी नॉलेज थी, लॉ की अच्छी नॉलेज थी, और उन्होंने असिस्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार करना था, उसमें इन्होंने असिस्ट किया था, इसलिए ये इसके मेंबर्स थे। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरे में आते हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगर हम बात करते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की, तो ये भी जो है विधि के जानकार थे, ठीक है। और थर्ड पे अगर हम बात करते हैं, तो डॉक्टर के एम मुंशी, बहुत ही फेमस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे डॉक्टर के एम मुंशी। काफी डिस्कशंस जो है इनकी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है डॉक्टर के एम मुंशी की, और ये भी जो है मेंबर थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी। इसी तरह मोहम्मद शादुल्ला थे, वो भी इसके जो है सदस्य थे। और कौन थे, मोहम्मद शादुल्ला। पूरा नाम शहीद मोहम्मद शादुल्ला था, मोहम्मद शादुल्ला। तो ये आपने याद रखना है, मोहम्मद शादुल्ला भी इसके जो है मेंबर थे। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, तो फिर फिफ्थ आते हैं आपके एन माधव राव। एन माधव राव, ठीक है। जो एन माधव राव है, ये इन्होंने रिप्लेस किया था डॉक्टर बी एल मित्तल को। क्योंकि डॉक्टर बी एल मित्तल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिजाइन दे दिया था, चूंकि उनकी जो है तबीयत काफी खराब थी, इलनेस रहती थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों से ही रिजाइन किया था, और उनके बाद लाया गया था एन माधव राव को। तो हम इसमें लिख देते हैं ही रिप्लेस्ड बी एल मित्तल। तो बी एल मित्तल को इन्होंने रिप्लेस किया था आपका एन माधव राव ने। और सिक्स्थ आते हैं आपके टी टी कृष्णमाचारी। टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। जो ये टी टी कृष्णमाचारी थे, इन्होंने भी डीपी खेतान को रिप्लेस किया था, यानी डीपी खेतान की जगह लाया गया था टी टी कृष्णमाचारी को,
बिकॉज टीपी खेतान की जो है बीच में ही मृत्यु हो गई थी, उनकी वो जो है डेथ हो गई थी, उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया था। तो लिख देंगे यहाँ पे ही रिप्लेस्ड डीपी खेतान, बिकॉज डीपी खेतान को क्या हो गया था, वो डेथ हो चुकी थी उनकी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइड। ठीक है, तो उनकी मृत्यु होने की वजह से डीपी खेतान की टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया था। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसने पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो उसमें हमने ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी बार जो मेंबर्स हैं इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है जो ड्राफ्टिंग कमेटी है प्रारूप समिति, उसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और ये संविधान की सबसे बड़ी कमेटी थी, काफी काम किया था इसने। तो इसलिए पूरा प्रारूप तैयार करने की वजह से हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को में जो है संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही मानते हैं, क्योंकि सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस होता है पूरे ड्राफ्ट पे आपके। तो अब हम आगे बातें करते हैं, अब हम सोर्सेज की बातें करते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान निर्माण में हमने कहाँ कहाँ से सोर्स का यूज किया, वो हम बातें इसमें कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बातें करें सोर्सेज ऑफ द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान निर्माण में जो सोर्स हमने यूज किए हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक, वो सोर्सेज आपके क्या क्या है। तो सोर्सेज में अगर हम बात करें तो मैंने बताया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार का 1935 का अधिनियम जो है वो पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने वहीं से ली है, द्विसदनात्मक व्यवस्था जिसको बोलते हैं, बाई कैमरल सिस्टम, वो भी हमने वहीं से लिया है। तो सबसे पहले जो आता है सोर्स आपका, वो आता है फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो भारत सरकार का 1935 का जो अधिनियम है वो बेस माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को इसके बारे में। तो 1935 के अधिनियम में हम सबसे पहले क्या लाए हैं, तो इससे हमें क्या सोर्सेज मिलते हैं, तो उसके बारे में हम बात करें तो फेडरल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, फेडरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो आपका संघीय व्यवस्था है हमारी, फेडरल लेजिस्लेचर है, यानी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संघ के पास है, यूनियन के पास है, वो यहाँ से हमें 1935 के अधिनियम से मिलती है। तो अगर हम फेडरल लेजिस्लेचर की बात करें तो दोनों बातें इसमें आती हैं। पहला क्या आता है कि पहला होता है आपका अपर हाउस। तो अपर हाउस जिसका नाम हमने रखा है राज्यसभा, और दूसरा है आपका लोअर हाउस जिसका नाम है आपका लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो सोर्सेज है 1935 के अधिनियम से, जो फेडरल लेजिस्लेचर है हमारा, राज्यसभा और लोकसभा की जो फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, भारत सरकार का अधिनियम 1935 या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हमें मिलती है। तो ये पहला सोर्स है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही जो है हमने जो 1935 का अधिनियम है जब ये आया तो इन्होंने क्या किया था कि मैंने बताया, जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी इन्होंने प्रदान की थी। तो आज की जो हमारे स्टेट हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितने भी हमारे स्टेट हैं यूनियन ऑफ इंडिया के, तो यहाँ से 1935 के अधिनियम से भी प्रोविंशियल फॉर्मेशन हमको मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, यानी प्रांतों को जो स्वायत्तता दी हुई है वो हमें 1935 के अधिनियम से ही मिलती है। अब जो प्रोविंशियल यानी जो स्टेट है, स्टेट को क्या स्वायत्तता होती है, स्टेट को स्वायत्तता ये होती है कि वो उसको अगर लेजिस्लेशन लाना है, ठीक है, तो लेजिस्लेशन ला सकता है। किसके ऊपर लेजिस्लेशन ला सकता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर। तो स्टेट लिस्ट जो आपका है, उस स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है सभी के ऊपर जो है
प्रोविंसेस यानी स्टेट को क्या है, ऑटोनॉमी होती है, राज्य को स्वायत्तता प्रदान की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो सारी बातें हमें कहां से मिलती है, भारत सरकार का 1935 का अधिनियम हमें देता है। ठीक है, तो ये बातें आती हैं। तो पहला तो यही है। अगर हम बात करें नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मीन्स ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने क्या क्या चीजें प्राप्त की हैं, क्या क्या हमने लिया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने जो चीजें ली हैं, तो उनमें सबसे पहले आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट क्या आता है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का, यानी सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है, वो हमने कहां से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का जो संविधान है, उसमें जो अपर हाउस है, ठीक है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दो टाइप के हैं। तो ऐसे ही हमने लिया है राज्यसभा और लोकसभा, जिनको हम अपर हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं। तो ऐसे ही जो हमने बाई कैमरल फॉर्मेशन, पार्लियामेंट्री फॉर्मेशन ली है हमने, तो वो हमें कहां से मिलती है, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तब आपने आंसर देना है ब्रिटेन के संविधान से भारत की संसदीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, अगर आपसे थोड़ा और गहराई में जाके पूछा जाए कि आपकी लोकसभा की जो फॉर्मेशन है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि लोअर हाउस की जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने किस देश के संविधान से लिया, तब भी आपको आंसर देना है कि हमने ब्रिटेन के संविधान या यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ये चीजें ली है। तो पहला जो पॉइंट है इसका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आता है। दूसरा जो इसका आता है, दूसरा आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का राज, ठीक है, या विधि का शासन जिसको बोलते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है या विधि के शासन की व्यवस्था जो है, वो हमने किस देश के संविधान से ली है, तब आपने आंसर देना है कि हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, यहां पे ले लेते हैं, रूल ऑफ लॉ ले लिया, और थर्ड ले लेते हैं हम इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल ड्राफ्ट। इंस्टीट्यूशनल, एक सेकंड, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल ड्राफ्ट, यानी एकीकृत व्यवस्थापिका जो है हमने, एकीकृत व्यवस्थापिका, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। इसका मीनिंग ये है कि मान लिया कि हमारे पास प्रोविंसेस हैं, भले ही हमारे पास प्रोविंसेस हो, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है पूरे देश के, यानी पूरे भारत के जो है ना, वो इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत है। जैसे कि एकीकृत जुडिकल, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, एकीकृत नौकरशाही है। तो ऐसे जितने भी सिस्टम आते हैं, ये सब हमने कहां से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। एकीकृत सिंगल सिटीजनशिप है, अगर आप अमेरिका में जाओगे वहां पे सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहां पे डबल सिटीजनशिप लेनी होती है। लेकिन हमने जो है ना बहुत सारी चीजें इंटीग्रेटेड करके रखी हुई हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, तो बात करें तो क्या क्या चीजें हैं वो मैं लिख देता हूं। इसको हम तीन तरीके से जो है ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो फर्स्ट क्या आता है इसमें, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी एकीकृत न्याय प्रणाली हमारी है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो प्रणाली है, स्टेट की प्रणाली, न्याय प्रणाली अलग है और सेंटर की न्याय प्रणाली अलग है, नहीं, हमारी एक न्याय प्रणाली है। और जिसकी जो जो सर्वोच्च यानी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी हम जो है ना, जो हमारे नीचे के जो कोर्ट होते हैं, अगर हम ट्रायल कोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और बीच में जो होता है हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे एक ही हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड ब्यूरोक्रेसी।
तो ये हमने ध्यान रखना है कि ब्यूरोक्रेसी यानी एकीकृत नौकरशाही है। नौकरशाही हमारी जो है ना अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जिनको हम बोलते हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ऐसे ही हमारी जो सर्विसेज होती हैं, किसी एक स्टेट का व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी सर्विस देता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो ऐसे ही हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंटीग्रेटेड है, और ये भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है, ये हमने ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि भारत की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया को हमने कहाँ से लिया, तो आंसर देना ब्रिटेन के संविधान से। अगर हम जुडिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, जुडिशियल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करें, ध्यान दें, लेकिन यही भी जुडिशियल रिव्यू शब्द आ जाए तो चीजें बदल जाती है। आपने ध्यान रखना है कि एकीकृत न्याय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, तब आपको आंसर देना है ब्रिटेन के संविधान से लिए, ये चीजें आपने समझनी है। दूसरा, इंटीग्रेटेड ब्यूरोक्रेसी की मैंने बताई है, वो भी आपने आंसर देना है, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिए। थर्ड है आपका सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता है। तो सिंगल सिटीजनशिप ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है जो नागरिकता है वो सिंगल होती है। आप केवल भारत के नागरिक हैं ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक अलग से हैं फिर भारत के नागरिक अलग से हैं। अगर आप भारतीय भूभाग में कहीं भी आप रहते हैं और आपके पास सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है, तो आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर वर्क कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो आप सिंगल सिटीजन हैं। ठीक है। यही अगर हम बात जो है ना यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की करें, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। पहले आपको जो है ना जो स्टेट्स हैं वहाँ के, उनकी जो है सिटीजनशिप लेनी होती है, फिर उसके बाद जो है यूनियन की सिटीजनशिप लेनी होती है। तो ऐसे डुअल सिटीजनशिप अमेरिका में होती है। यहाँ पे हम सिंगल सिटीजनशिप की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि हमारा जो थर्ड ये है इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल ड्राफ्ट है, उसके 3 पार्ट मैंने समझा दिए हैं। तो सब हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हमारे सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो है यूनाइटेड किंगडम। मैंने बता दिया गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के बारे में मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के बारे में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हमने क्या क्या चीजें ली हैं, और हमारे कौन कौन से पार्ट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित हैं। तो उनमें पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा नाम आता है फंडामेंटल राइट्स का। फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो मूल अधिकार हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ठीक है। तो जितने भी राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जब ये पार्ट आएगा तो हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वैसे तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7वां जो फंडामेंटल राइट्स था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी वाला वो हमने हटा दिया था। तो अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहाँ से लिया, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। दूसरा, जुडिशियल जो रिव्यू है, न्यायिक पुनरीक्षण की जो बात है, वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मूल अधिकार की जब बात आती है, वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अमेरिकी संविधान से लिया। अगर न्यायिक पुनरीक्षण की बात आती है, तो वो भी हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। अगर हम बात करते हैं जो न्यायिक व्यवस्था होती है, उसमें हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति वगैरह अगर महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
देखिए, जब राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो है संवैधानिक उल्लंघन करता है या सिद्ध कदाचार उस पर जो है कदाचार या कोई भी चीज उस पर सिद्ध होती है, तो उसको इम्पीच कर दिया जाता है, यानी उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ऐसे ही अब आपके जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल जिस सिस्टम में जो जज हैं उनका रिमूवल होता है, वो भी हमने जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। वो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं, एंड द रिमूवल ऑफ द जजेस, यानी जो जजेस का जो रिमूवल है वो भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द रिमूवल ऑफ द जजेस, ठीक है, वो हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। ये सारी चीजें हमने ली है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका के संविधान से हमने ली है ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, आगे आता है आपका आयरलैंड का जो आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अब हम बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं वो हम बातें करेंगे। तो संविधान का जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, किसी भी स्टेट को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य जो है कानून बनाकर चीजें लागू कर सकता है, वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। तो ये चीजें कहां से ली गई हैं? आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं, तो आपने याद रखना है। तो पहला है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको बोलते हैं, और शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोला जाता है इनको, ये आपने याद रखना है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और 3 टाइप के जो है, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक, तीनों टाइप के जो है आपके होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसमें सेकंड आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राज्य का राष्ट्रपति की जो चुनावी की जो निर्वाचन प्रणाली है, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपका राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो ये कहां से लिया? हमने आयरलैंड के सिद्धांत से लिया हुआ है। डायरेक्ट जो है फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम जो होता है उसके आधार पर नहीं लिया जाता, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, ये आपने याद रखना है। तीसरा अगर हम बात करें, जो राज्यसभा का नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर। ठीक है, जो राज्यसभा में आपके मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, सदस्यों का जो है नामित किया जाता है। तो 12 जो मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, खेल और आपका जो है कला आदि क्षेत्रों से जो लिया जाता है सारी चीजें, वो ये भी चीजें हमने कहां से ली हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो अपनी तीनों चीजें याद रखनी है। फर्स्ट क्या है इसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और तीसरा है नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, यानी राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का जो सिद्धांत है वो भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर उसके बाद आता है आपका कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। अब क्वासी फेडरल कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्वासी फेडरल जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो है, कभी कभी देखने में हमको यूनिटरी लगता है और कभी कभी हमें फेडरल लगता है, यानी कभी कभी हमें संघीय लगता है और कभी कभी हमें एकात्मक लगता है, इसलिए हम इसको बीच का मानते हैं, क्वासी फेडरल, यानी अर्ध संघीय प्रकृति हमारी मानी जाती है। और ये हमने कहां से लिया? कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए जो ये क्वासी फेडरल है ये होता क्या है
देखिए हम क्या है कि हम फेडरल तो हैं, फेडरल सिस्टम तो हैं। देखिए फेडरल सिस्टम कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है जहां पे जो स्टेट हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनको जो है ना आवश्यकता से अधिक ऑटोनॉमी मिली हुई हो, तो उसको हम जो है ना फेडरल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है कि राज्यों को अपने विषय पे जो है वो पावर्स रखते हैं, लेकिन जो यूनियन के जो सब्जेक्ट हैं वहां पे जो है स्टेट जो है हमारे वो पावर्स नहीं रखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हम फेडरल होने के साथ साथ, फेडरल सिस्टम होने के साथ साथ हम क्या है कि हमारे पास स्ट्रोंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। क्या है? स्ट्रोंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ये हमने ध्यान रखना है। क्या है? स्ट्रोंग सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो क्वासी फेडरल का जो यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आता है वो ये आता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत एक ऐसा फेडरल स्टेट है जो फेडरल होने के साथ साथ स्ट्रोंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी रखता है। तो ऐसे क्या हो जाता है, क्वासी फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो ये था आपका कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके बाद अब आपका आएगा फ्रेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए अगर हम बात करें फ्रेंच के संविधान की, तो फ्रेंच क्या रहा है, फ्रेंच डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन का पार्ट रहा है, यानी लोकतांत्रिक क्रांति का पार्ट माना जाता है आपका फ्रांस। और रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक जो वर्ड है वो पहली बार फ्रांस में ही यूज हुआ था। तो गणतंत्र की संकल्पना की जाती है फ्रांस से। तो अब यहाँ से हम जो चीजें लेंगे फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। अब आता है आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फ्रांस के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया है कि जो रिपब्लिक का जो आइडिया है वो यहीं से लिया है। तो कुछ आइडियाज हैं हमारे जो हमने फ्रेंच जो है फ्रांस से लिए हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है आपका रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक की अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है इसका हिंदी में मीनिंग होता है गणतंत्र। रिपब्लिक यानी पब्लिक का जो पब्लिक द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही जो है शासन करेगा। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन के अंदर जो क्वीन एंड किंग जो भी होता है वो इलेक्टेड पीपल नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो क्या है, वो एक इलेक्टेड पीपल है। तो इसलिए क्या है, हम रिपब्लिक हैं। ठीक है, रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव ही शासन करेगा। ठीक है, साथ ही फ्रेंच के उससे हमने क्या लिया है, लिबर्टी। ठीक है, तो लिबर्टी जो वर्ड है वो हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिया है। लिबर्टी के साथ क्या लिया है, इक्वालिटी। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। हमारे पास जो है ना काम करने की स्वतंत्रता हो, और व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता हो, तो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो दूसरा जो है लिबर्टी जो हमने लिया है वो लिया है हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद इक्वालिटी आती है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए हमारे पास। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं एक है फेटर्निटी। इसको बोलते हैं अखंडता। ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने लिया है फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी फ्रांस के संविधान में अखंडता शब्द यूज हुआ है, तो वहीं से हमने लिया है। और ये तीनों चीजें हमने कहा डाली है, चार चीजें ये हमने अपनी प्रियम्बल में भी डाली है। ठीक है, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी। ठीक है, तो ये बातें कहां से आती है, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है वो बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की स्वतंत्रता, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे क्या आता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है,
तो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ ही स्वतंत्रता ये नहीं कि हम पूरी दुनिया में जाके फ्रीडम ऑफ, हमें ट्रेड करने की फ्रीडम हो, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन अपने देश में हम कर सकते हैं। तो विद इन द कंट्री या विद इन इंडिया ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, विद इन इंडिया, यानी संपूर्ण भारत में, विद इन एंटायर इंडिया हम हमारे पास क्या है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स होना चाहिए। और ये चीजें हमने कहाँ से ली है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही हमने दूसरा क्या लिया है? दूसरा जो है हमारा पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर। जो आपका राष्ट्रीय विधानमंडल है उसके पास जो है शक्ति है, किस चीज की शक्ति है? नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ, यानी कानून बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रीय विधानमंडल के पास होनी चाहिए, होती है। या ये सारी चीजें भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगर हम बात करें हमारा नेशनल लेजिस्लेचर क्या है, तो नेशनल लेजिस्लेचर है हमारी संसद है, तो हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के पास क्या है? पार्लियामेंट के पास जो है कानून बनाने की शक्ति है, यानी टू मेक लॉ, पावर टू मेक लॉ। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। थर्ड, अगर हम बात करें हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स दो थे पहले स्टार्टिंग में, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, यानी फेडरल लिस्ट और आपकी दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट। लेकिन तीसरा जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो सिद्धांत प्रतिपादित होता है वो भी कहां से होता है? वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये बातें हैं आपकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम आगे बात करते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना, यूएसआर सोवियत यूनियन, ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन का संविधान है, सोवियत यूनियन अब नहीं है क्योंकि ये टूट गया है, रशिया अलग हुआ, बेलारूस अलग हो गया, ऐसे सब कंट्रीज अलग हो गए, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है? हमारा जो संविधान का भाग 4 क्या है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो हमने यहीं से ली है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A है, आपने याद रखना है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? मौलिक कर्तव्य होती हैं, जो सिटीजन्स के जो है ड्यूटीज होती हैं, सिटीजन्स की ड्यूटीज होती है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका पालन करे, यानी इनको फॉलो करे, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, यानी सोवियत यूनियन के संविधान से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। और यहाँ से हमने क्या लिया है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका एक्चुअल में पहले ये भी जो है ब्रिटिश रूल के अंडर कार्य करता था, यानी यहाँ पे भी कॉलोनियल रूल था। जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, वो यहीं पे जो है लीगल प्रैक्टिस करते थे। बाद में वो साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने जो है अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था, बाद में इंडिया आए और इंडिया में भी इन्होंने क्या है सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो साउथ अफ्रीका का जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले आता है फर्स्ट में आपका प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, यानी संशोधन की प्रक्रिया हमने यहीं से ली है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट।
तो अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया क्या है वो हमने जाना है कहाँ से, साउथ अफ्रीका के संविधान से। हमने संवैधानिक जो संशोधन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 365 के अंडर, तो हम सारी चीजें कहाँ से हमने ली हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से हमने लिखी है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अगर हम बात करें जो इलेक्शन होते हैं अपर हाउस के, इलेक्शन ऑफ अपर हाउस यानी राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, इसको भी प्रोसीजर लिख देते हैं, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी जो है ऐसी ही है जैसी प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसको हम बोलते हैं, उसी के थ्रू जो है हमारा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स होता है। और ये चीज हमने कहाँ से ली है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान यानी जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये हमने कहां से लिया है, जापान के संविधान से, प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कोई आर्टिकल 21 में ये वर्ड यूज होता है आपका, अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये हमने कहां से ली है, जापान के संविधान से ली है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, यहां से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी जो पावर्स हैं यानी आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनको कौन एंजॉय करेगा, यूनियन या प्रोविंस, सॉरी यूनियन या स्टेट। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीजें ली हैं कि जो इमरजेंसी पावर्स को एंजॉय करने की जहाँ पे बात आती है तो वो हमारी जो पावर्स है वो केवल जो है यूनियन के पास है। तो ये हो गया इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड, टू बी एंजॉयड एंजॉयड बाय द यूनियन, यानी जो आपकी यूनियन है, जो आपका केंद्र है, वही जो है इमरजेंसी पावर को एंजॉय कर सकता है, यानी उनको इमरजेंसी लगाने का जो राइट्स होता है वो यूनियन के पास होता है, न कि स्टेट के पास में। तो ये चीजें हमने यहाँ से ली है। फिर दूसरा इसमें आता है, दूसरा हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल में जो आपके मूल अधिकार हैं वो कैसे सस्पेंड हो जाते हैं, ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज हमने कहां से ली है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो ये हमारे सोर्सेज थे। और साथ ही हमारा मैंने बताया कि एक नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट को भी जो है इंडिजीनियस सोर्सेज माना जाता है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो भी हम लिख सकते हैं इसमें। फिर आता है आपका, ये जितने भी सोर्सेज थे इनको हम क्या कहेंगे, फॉरेन सोर्सेज हैं, यानी ये विदेशी स्रोत हैं, आपके विदेशी सोर्सेज हैं। लेकिन हम इंडिजीनियस सोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारा एकमात्र इंडिजीनियस सोर्सेज नेहरू रिपोर्ट है, उसको भी हमने आदर्श मान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। तो फिर लास्ट है आपका इंडिजीनियस सोर्स नेहरू रिपोर्ट, क्या है, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 है, इसको इंडिजीनियस सोर्स मानेंगे, यानी स्वदेशी सोर्स, इंडिजीनियस सोर्सेज। ठीक है, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में हमने जो सोर्सेज यूज किए हैं, जिस किस देश से क्या लिया है। एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा जाता है तो आपने याद रखना है कहाँ से क्या लिया है। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें जो है डिस्कस कर ली है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।